नमस्ते दर्शकों। तो आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गबन का 12वां भाग। जब रमा कोठे से धम धम नीचे उतर रहा था उस वक्त जालपा को इसकी जरा भी शंका ना हुई कि वह घर से भागा जा रहा है। पत्र तो उसने पढ़ ही लिया था। जी ऐसा झुंझला रहा था कि चलकर रमा को खूब खरी खरी सुनाऊं। मुझसे यह छल कपट। पर एक ही क्षण में उसके भाव बदल गए। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ सरकारी रुपए खर्च कर डाले हों। यही बात है, रतन के रुपए सराफ को दिए होंगे। उस दिन रतन को देने के लिए शायद वे सरकारी रुपए उठा लाए थे। यह सोचकर उसे फिर क्रोध आया। यह मुझसे इतना पर्दा क्यों करते हैं? क्यों मुझसे बढ़ बढ़ कर बातें करते थे? क्या मैं इतना भी नहीं जानती कि संसार में अमीर गरीब दोनों ही होते हैं? क्या सभी स्त्रियां गहनों से लदी रहती हैं? गहने ना पहनना क्या कोई पाप है? जब और ज़रूरी कामों से रुपये बचते हैं तो गहने भी बन जाते हैं। पेट और तन काट कर चोरी या बेईमानी करके तो गहने नहीं पहने जाते। क्या उन्होंने मुझे ऐसी गई गुजरी समझ लिया? उसने सोचा रमा अपने कमरे में होगा, चल कर पूछूं कौन से गहने चाहते हैं। परिस्थिति की भयंकरता का अनुमान करके क्रोध की जगह उसके मन में भय का संचार हुआ। वह बड़ी तेजी से नीचे उतरी। उसे विश्वास था वह नीचे बैठा हुआ इंतजार कर रहे होंगे। कमरे में आई तो उनका पता ना था। साइकिल रखी हुई थी। तुरंत दरवाजे से झांका, सड़क पर भी नहीं। कहाँ चले गए लड़के? दोनों पढ़ने सयाल गए थे। किसको भेजे कि जाकर उन्हें बुला लाए। उसके हृदय में एक अज्ञात संशय अंतरित हुआ। फौरन ऊपर गई, गले का हार और हाथ का कंगन उतार कर रुमाल में बांधा। फिर नीचे उतरी, सड़क पर आकर एक तांगा लिया और कोचवान से बोली, चुंगी कचहरी लो चलो। वह पछता रही थी कि मैं इतनी देर बैठी क्यों रही। क्यों ना गहने उतार कर तुरंत दे दिए। रास्ते में वह दोनों तरफ बड़े ध्यान से देखती जा रही थी। क्या इतनी जल्द इतनी दूर निकल गए? शायद देर हो जाने के कारण वह भी आज तांगे ही पर चले गए होंगे, नहीं तो अब तक जरूर मिल गए होते। तांगे वाले से बोली, क्यों जी, अभी तुमने किसी बाबूजी को तांगे पर जाते देखा? तांगे वाले ने कहा, हाँ माई जी, एक बाबू अभी इधर ही से गए हैं। जालपा को कुछ ढाढ़स हुआ। रमा के पहुंचते पहुंचते वह भी पहुंच जाएगी। कोचवान से बार बार घोड़ा तेज करने को कहती। जब वह दफ्तर पहुंची तो 11 बज गए थे। कचहरी में सैकड़ों आदमी इधर उधर दौड़ रहे थे। किससे पूछे, ना जाने वह कहाँ बैठते हैं। सहसा एक चपरासी दिखलाई दिया। जालपा ने उसे बुलाकर कहा, सुनो जी, जरा बाबू रमानाथ को तो बुला लाओ। चपरासी बोला, उन्हीं को बुलाने तो जा रहा हूँ, बड़े बाबू ने भेजा है। आप क्या उनके घर से ही आई हैं? जालपा, हाँ, मैं तो घर ही से आ रही हूँ, अभी 10 मिनट हुए वह घर से चले हैं। चपरासी, यहाँ तो नहीं आए। जालपा बड़े असमंजस में पड़ी। वे यहाँ भी नहीं आए, रास्ते में भी ना मिले, तो फिर कहाँ गए? उसका दिल पांसों उछलने लगा, आंखें भर भर आने लगी। वहाँ बड़े बाबू के सिवा वह और किसी को ना जानती थी। उनसे बोलने का अवसर कभी ना पड़ा था, पर इस समय उसका संकोच गायब हो गया। भय के सामने मन के और सभी भाव दब जाते हैं। चपरासी से बोली, जरा बड़े बाबू से कह दो। नहीं, चलो मैं ही चलती हूँ, बड़े बाबू से कुछ बातें करनी हैं।
जालपा का ठाट बाट और रंग ढंग देखकर चपरासी रौब में आ गया। उल्टे पांव बड़े बाबू के कमरे की ओर चला। जालपा उसके पीछे पीछे हो चली। बड़े बाबू खबर पाते ही तुरंत बाहर निकल आए। जालपा ने कदम आगे बढ़ाकर कहा, क्षमा कीजिए बाबू साहब, आपको कष्ट हुआ। वह 15-20 मिनट हुए घर से चले, क्या अभी तक यहाँ नहीं आए? रमेश, अच्छा, आप मिसेज रमानाथ हैं? अभी तो यहाँ नहीं आए, मगर दफ्तर के वक्त सैर सपाटे करने की तो उसकी आदत ना थी। जालपा ने चपरासी की ओर ताकते हुए कहा, मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। रमेश, तो चलो अंदर बैठो, यहाँ कब तक खड़ी रहोगी? मुझे आश्चर्य है कि वह गए कहाँ, कहीं बैठे शतरंज खेल रहे होंगे। जालपा, नहीं बाबूजी, मुझे ऐसा भय हो रहा है कि वह कहीं और ना चले गए हों। अभी 10 मिनट हुए, उन्होंने मेरे नाम एक पुर्जा लिखा था। जी हाँ, देखिए वह पुर्जा मौजूद है। आप उन पर कृपा रखते हैं तो कोई पर्दा नहीं। उनके जिम्मे कुछ सरकारी रुपए तो नहीं निकलते? रमेश ने चकित होकर कहा, क्यों, उन्होंने तुमसे कुछ नहीं कहा? जालपा, कुछ नहीं, इस विषय में कभी एक शब्द भी नहीं कहा। रमेश, कुछ समझ में नहीं आता। आज उन्हें 300 रुपये जमा करना है। परसों की आमदनी उन्होंने जमा नहीं की थी। नोट थे, जेब में डालकर चल दिए। बाजार में किसी ने नोट निकाल लिए। मुस्कुराकर, किसी और देवी की पूजा तो नहीं करते? जालपा का मुख लज्जा से नत हो गया। बोली, अगर यह ऐब होता तो आप भी उस इल्ज़ाम से ना बचते। जेब से किसी ने निकाल लिए होंगे। मारे शर्म के मुझसे कहा नहा होगा। मुझसे ज़रा भी कहाँ होता तो तुरंत रुपए निकाल कर दे देती। इसमें बात ही क्या थी? रमेश बाबू ने अविश्वास के भाव से पूछा, क्या घर में रुपए हैं? जालपा ने निशंक होकर कहा, 300 चाहिए ना, मैं अभी लिए आती हूँ। रमेश, अगर वह घर पर आ गए हों तो भेज देना। जालपा आकर तांगे पर बैठी और कोचवान से चौक चलने को कहा। उसने अपना हार बेच डालने का निश्चय कर लिया। यूँ उसकी कई सहेलियाँ थीं जिनसे उसे रुपए मिल सकते थे। स्त्रियों में बड़ा स्नेह होता है। पुरुषों की भांति उनकी मित्रता केवल पान पब्बों तक ही समाप्त नहीं हो जाती। मगर अवसर नहीं था। सराफे में पहुंचकर वह सोचने लगी, किस दुकान पर जाऊं? भय हो रहा था कहीं ठगी ना जाऊं। इस सिरे से उस सिरे तक चक्कर लगा आई, किसी दुकान पर जाने की हिम्मत ना पड़ी। उधर वक्त भी निकला जाता था। आखिर एक दुकान पर एक बूढ़े सराफ को देखकर उसका संकोच कुछ कम हुआ। सराफ बड़ा घाव था। जालपा की झिझक और हिचक देखकर समझ गया, अच्छा शिकार फंसा। जालपा ने हार दिखाकर कहा, आप इसे ले सकते हैं? सराफ ने हार को इधर उधर देखकर कहा, मुझे 4 पैसे की गुंजाइश होगी तो क्यों ना ले लूँगा, माल चोखा नहीं है। जालपा, तुम्हें लेना है इसलिए माल चोखा नहीं है, बेचना होता तो चोखा होता। कितने में लोगे? सराफ, आप ही कह दीजिए। सराफ ने 350 दाम लगाए और बढ़ते बढ़ते 400 तक पहुंचा। जालपा को देर हो रही थी। रुपए लिए और चल खड़ी हुई। जिस हार को उसने इतने चाव से खरीदा था, जिसकी लालसा उसे बाल्यकाल ही में उत्पन्न हो गई थी, उसे आज आधे दामों बेचकर उसे ज़रा भी दुख नहीं हुआ, बल्कि गर्वमय हर्ष का अनुभव हो रहा था। जिस वक्त रमा को मालूम होगा कि उसने रुपए दे दिए हैं, उन्हें कितना आनंद होगा। कहीं दफ्तर पहुंच गए हों तो बड़ा मज़ा हो,
यह सोचती हुई वह फिर दफ्तर पहुंची। रमेश बाबू उसे देखते हुए बोले, क्या हुआ, घर पर मिले? जालपा, क्या अभी तक यहाँ नहीं आए? घर तो नहीं गए। यह कहते हुए उसने नोटों का पुलिंदा रमेश बाबू की तरफ बढ़ा दिया। रमेश बाबू नोटों को गिन कर बोले, ठीक है, मगर वह अब तक कहाँ है? अगर ना आना था तो एक खत लिख देते। मैं तो बड़े संकट में पड़ा हुआ था, तुम बड़े वक्त से आ गई। इस वक्त तुम्हारी सूझबूझ देखकर जी खुश हो गया। यही सच्ची देवियों का धर्म है। जालपा फिर तांगे पर बैठकर घर चली तो उसे मालूम हो रहा था, मैं कुछ ऊंची हो गई हूँ। शरीर में एक विचित्र स्फूर्ति दौड़ रही थी। उसे विश्वास था वह आकर चिंतित बैठे होंगे। वह जाकर पहले उन्हें खूब आड़े हाथों लेगी और खूब लज्जित करने के बाद यह हाल कहेगी। लेकिन जब घर में पहुंची तो रमानाथ का कहीं पता ना था। जागेश्वरी ने पूछा, कहाँ चली गई थी इस धूप में? जालपा, एक काम से चली गई थी। आज उन्होंने भोजन नहीं किया, ना जाने कहाँ चले गए। जागेश्वरी, दफ्तर गए होंगे। जालपा, नहीं, दफ्तर नहीं गए, वहाँ से एक चपरासी पूछने आया था। यह कहती हुई वह ऊपर चली गई। बचे हुए रुपए संदूक में रखे और पंखा झलने लगी। मारे गर्मी के धें फूंकी जा रहा था, लेकिन कान द्वार की ओर लगे थे। अभी तक उसे इसकी जरा भी शंका ना थी कि रमा ने विदेश की राह ली है। 4 बजे तक तो जालपा को विशेष चिंता ना हुई, लेकिन ज्यों ज्यों दिन ढलने लगा उसकी चिंता बढ़ने लगी। आखिर वह सबसे ऊंची छत पर चढ़ गई। हालांकि उसके जीर्ण होने के कारण कोई ऊपर नहीं आता था और वहां चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन रमा किसी तरफ से आता दिखाई ना दिया। जब संध्या हो गई और रमा घर ना आया तो जालपा का जी घबराने लगा। कहाँ चले गए? वह दफ्तर से घर आए बिना कहीं बाहर ना जाते थे। अगर किसी मित्र के घर होते तो क्या अब तक ना लौटते? मालूम नहीं जेब में कुछ है भी या नहीं। बेचारे दिन भर से ना मालूम कहाँ भटक रहे होंगे। वह फिर पछताने लगी कि उनका पत्र पढ़ते ही उसने क्यों ना हार निकाल कर दे दिया, क्यों दुविधा में पड़ गई। बेचारे शर्म के मारे घर ना आते होंगे। कहाँ जाएं, किससे पूछें? चिराग जल गए तो उससे ना रहा गया। सोचा शायद रतन से कुछ पता चले। उसके बंगले पर गई तो मालूम हुआ आज तो वह इधर आए ही नहीं। जालपा ने उन सभी पार्कों और मैदानों को छान डाला जहाँ रमा के साथ वह बहुधा घूमने आया करती थी, और 9 बजते बजते निराश लौट आई। अब तक उसे अपने आंसुओं को रोका था, लेकिन घर में कदम रखते ही जब उसे मालूम हो गया कि अब तक वह नहीं आए तो वह हताश होकर बैठ गई। उसकी यह शंका अब दृढ़ हो गई कि वह ज़रूर कहीं चले गए। फिर भी कुछ आशा थी कि शायद मेरे पीछे आए हों और फिर चले गए हों। जाकर जागेश्वरी से पूछा, वह घर आए थे अम्मा जी? जागेश्वरी, यार दोस्तों में बैठे कहीं गपशप कर रहे होंगे। घर तो सराय है। 10 बजे घर से निकले थे, अभी तक पता नहीं। जालपा, दफ्तर से घर आकर तब वह कहीं जाते थे, आज तो आए नहीं। कहिए तो गोपी बाबू को भेज दूं, जाकर देखें कहाँ रह गए। जागेश्वरी, लड़के इस वक्त कहाँ देखने जाएंगे, उनका क्या ठीक है। थोड़ी देर और देख लो, फिर खाना उठा कर रख देना। कोई कहाँ तक इंतज़ार करे। जालपा ने इसका कुछ जवाब ना दिया। दफ्तर की बात उसने ना कही। जागेश्वरी सुनकर घबरा जाती और उसी वक्त रोना पीटना मचा देती। वह ऊपर जाकर लेट गई और अपने भाग्य पर रोने लगी। रह रह कर चित्त ऐसा विकल होने लगा मानो कलेजे में शूल उठ रहा हो। बार बार सोचती, अगर रात भर ना आए तो कल क्या करना होगा।
जब तक कुछ पता ना चले कि वह किधर गए, तब तक कोई जाए तो कहाँ जाए। आज उसके मन में पहली बार स्वीकार किया कि यह सब उसी की करनी का फल है। यह सच है कि उसने कभी आभूषणों के लिए आग्रह नहीं किया, लेकिन उसने कभी स्पष्ट रूप से मना भी तो नहीं किया। अगर गहने चोरी हो जाने के बाद इतनी अधीर ना हो गई होती तो आज यह दिन क्यों आता। मन की इस दुर्बल अवस्था में जालपा अपने भार से अधिक भाग अपने ऊपर लेने लगी। वह जानती थी रमा रिश्वत लेता है, नोच खसोट कर रुपए लाता है, फिर भी कभी उसने मना नहीं किया। उसने खुद क्यों अपनी कमली के बाहर पांव व्याला, क्यों उसे रोज सैर सपाटे की सूझती थी। उपहारों को ले लेकर वह क्यों फली ना समाती थी। इस जिम्मेदारी को भी इस वक्त जालपा अपने ही ऊपर ले रही थी। रमानाथ ने प्रेम के वश होकर उसे प्रसन्न करने के लिए ही तो सब कुछ करते थे। युवकों का यही स्वभाव है। फिर उसने उनकी रक्षा के लिए क्या किया? क्यों उसे यह समझ ना आई कि आमदनी से ज़्यादा खर्च करने का दंड एक दिन भोगना पड़ेगा। अब उसे ऐसी कितनी ही बातें याद आ रही थी जिनसे उसे रमा के मन की विकलता का परिचय पा जाना चाहिए था, पर उसने कभी उन बातों की ओर ध्यान ना दिया। जालपा इन्हीं चिंताओं में डूबी हुई ना जाने कब तक बैठी रही। जब चौकीदारों की सीटियों की आवाज़ उसके कानों में आई तो वह नीचे जाकर जागेश्वरी से बोली, वह तो अब तक नहीं आए, आप चलकर भोजन कर लीजिए। जागेश्वरी बैठे बैठे झपकियां ले रही थी। चौंक कर बोली, कहाँ चले गए थे? जालपा, वह तो अब तक नहीं आए। जागेश्वरी, अब तक नहीं आए? आधी रात तो हो गई होगी। जाते वक्त तुमसे कुछ कहा भी नहीं? जालपा, कुछ नहीं। जागेश्वरी, तुमने तो कुछ नहीं कहा। जालपा, मैं भला क्यों कहती? जागेश्वरी, तो मैं लाला जी को जगाऊं? जालपा, इस वक्त जगा कर क्या कीजिएगा, आप चलकर कुछ खा लीजिए ना। जागेश्वरी, मुझसे अब कुछ ना खाया जाएगा। ऐसा मनमौजी लड़का है कि कुछ कहा न सुना, ना जाने कहाँ जाकर बैठ रहा। कम से कम कहला तो देता कि मैं इस वक्त ना आऊँगा। जागेश्वरी फिर लेट रही, मगर जालपा उसी तरह बैठी रही, यहाँ तक कि सारी रात गुजर गई। पहाड़ सी रात जिसका एक एक पल एक एक वर्ष के समान कट रहा था। एक सप्ताह हो गया, रमा का कहीं पता नहीं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। बेचारे रमेश बाबू दिन में कई कई बार आकर पूछ जाते हैं। तरह तरह के अनुमान हो रहे हैं। केवल इतना ही पता चलता है कि रमानाथ 11 बजे रेलवे स्टेशन की ओर गए थे। मुंशी दयानाथ का ख्याल है, यद्यपि वे इसे स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं करते, कि रमा ने आत्महत्या कर ली। ऐसी दशा में यही होता है। इसकी कई मिसालें उन्होंने खुद आंखों से देखी हैं। सास और ससुर दोनों ही जालपा पर सारा इल्ज़ाम थोप रहे हैं। साफ साफ कह रहे हैं कि इसी के कारण उसके प्राण गए। इसने उसका नाको दम कर दिया। पूछो, थोड़ी सी तो आपकी आमदनी, फिर तुम्हें रोज़ सैर सपाटे और दावत तवाज़े की क्यों सूझती थी? जालपा पर किसी को दया नहीं आती, कोई उसके आंसू नहीं पोंछता। केवल रमेश बाबू उसकी तत्परता और सद्बुद्धि की प्रशंसा करते हैं, लेकिन मुंशी दयानाथ की आंखों में उस कृत्य का कुछ मूल्य नहीं। आग लगाकर पानी लेकर दौड़ने से कोई निर्दोष नहीं हो जाता। एक दिन दयानाथ वाचनालय से लौटे तो मुंह लटका हुआ था। एक तो उनकी सूरत यूं ही मुहर्रमी थी, उस पर मुंह लटका लेते थे तो कोई बच्चा भी कह सकता था कि इनका मिजाज बिगड़ा हुआ है। जागेश्वरी ने पूछा, क्या है, किसी से कहीं बहस हो गई क्या? दयानाथ, नहीं जी,
इन तक्षजों के मारे हैरान हो गया। जिधर जाओ उधर लोग नोचने दौड़ते हैं। ना जाने कितना कर्ज ले रखा है। आज तो मैंने साफ कह दिया, मैं कुछ नहीं जानता, मैं किसी को देनदार नहीं हूँ, जाकर मेम साहब से मांगो। इसी वक्त जालपा आ पड़ी। ये शब्द उसके कानों में पड़ गए। इन 7 दिनों में उसकी सूरत ऐसी बदल गई थी कि पहचानी ना जाती थी। रोते रोते आंखें सूज आई थी। ससुर के ये कठोर शब्द सुनकर तिलमिला उठी। बोली, जी हाँ, आप उन्हें सीधे मेरे पास भेज दीजिए। मैं उन्हें यहाँ या तो समझा दूंगी या उनके दाम चुका दूंगी। दयानाथ ने तीखे स्वर होकर कहा, क्या दे दोगी तुम? हजारों का हिसाब है, 700 तो एक ही सराफ के हैं। अभी के पैसे दिए हैं तुमने? जालपा, उसके गहने मौजूद हैं, केवल 2-4 बार पहने गए हैं। वह आए तो मेरे पास भेज दीजिए, मैं उसकी चीज़ें वापस कर दूंगी। बहुत होगा 10-5 रुपये तावान के ले लेगा। यह कहती हुई वह ऊपर जा रही थी कि रतन आ गई और उसे गले से लगाती हुई बोली, क्या अब तक कुछ पता चला कि नहीं? जालपा को इन शब्दों में स्नेह और सहानुभूति का एक सागर उमड़ता हुआ जान पड़ा। यह गैर होकर इतनी चिंतित है और यहाँ अपने ही सास ससुर हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं। इन अपनों से गैर ही अच्छे। आंखों में आंसू भरकर बोली, अभी कुछ नहीं पता चला बहन। रतन, यह बात क्या हुई? कुछ तुमसे तो कहा सुनी नहीं हुई? जालपा, जरा भी नहीं, कसम खाती हूँ। उन्होंने नोटों के खो जाने का मुझसे जिक्र ही नहीं किया। अगर इशारा भी कर देते तो मैं रुपए दे देती। जब वह दोपहर तक नहीं आए और मैं खोजती हुई दफ्तर गई, तब मुझे मालूम हुआ कुछ नोट खो गए हैं। उसी वक्त जाकर मैंने रुपए जमा कर दिए। रतन, मैं समझती हूँ किसी से आंखें लड़ गई। 10-5 दिन में आप पता लग जाएगा। यह बात सच ना निकले तो जो कहो दूं। जालपा ने हकपका कर पूछा, क्या तुमने कुछ सुना है? रतन, नहीं, सुना तो नहीं, पर मेरा अनुमान है। जालपा, नहीं रतन, मैं इस पर ज़रा भी विश्वास नहीं करती। यह बुराई उनमें नहीं है और चाहे जितनी बुराइयां हों, मुझे उन पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। रतन ने हंसकर कहा, इस कला में ये लोग निपुण होते हैं, तुम बेचारी क्या जानो। जालपा दृढ़ता से बोली, अगर वह इस कला में निपुण होते हैं तो हम भी हृदय को परखने में कम निपुण नहीं होती। मैं इसे नहीं मान सकती। अगर वह मेरे स्वामी थे तो मैं भी उनकी स्वामिनी थी। रतन, अच्छा चलो कहीं घूमने चलती हो? चलो तुम्हें कहीं घुमा लावें। जालपा, नहीं, इस वक्त मुझे फुर्सत नहीं है। फिर घर वाले यूं ही प्राण लेने पर तुले हुए हैं, तब तो जीता ही ना छोड़ेंगे। किधर जाने का विचार है? रतन, कहीं नहीं, जरा बाजार तक जाना था। जालपा, क्या लेना है? रतन, चौहरियों की दुकान पर 1-2 चीज़ें देखूंगी बस। मैं तुम्हारे जैसा कंगन चाहती हूँ। बाबूजी ने भी कई महीनों के बाद रुपए लौटा दिए, अब खुद तलाश करूंगी। जालपा, मेरे कंगन में ऐसे कौन से रुपए लगे हैं? बाजार में उससे बहुत अच्छे मिल सकते हैं। रतन, मैं तो उसी नमूने का चाहती हूँ। जालपा, उस नमूने का तो बना बनाया मुश्किल से मिलेगा और बनवाने में महीनों का झंझट। अगर सब्र ना आता हो तो मेरा ही कंगन ले लो, मैं फिर बनवा लूँगी। ना, रतन ने उछल कर कहा, वाह, तुम अपना कंगन दे दो तो क्या कहना है? मुसलों ढोल बजाऊं? 600 का था। जालपा, हाँ था तो 600 का, मगर महीनों सराफ की दुकान की खाक छाननी पड़ी थी। चटाई तो खुद बैठ कर करवाई थी।
तुम्हारे खातिर दे दूंगी। जालपा ने कंगन निकाल कर रतन के हाथ में पहना दिए। रतन के मुख पर एक विचित्र गौरव का आभास हुआ, मानो किसी कंगाल को पारस मिल गया हो। यही आत्मिक आनंद की चरम सीमा है। कृतज्ञता से भरे हुए स्वर से बोली, तुम जितना कहो उतना देने को तैयार हूँ। तुम्हें दबाना नहीं चाहती। तुम्हारे लिए यही क्या कम है कि तुमने इसे मुझे दे दिया। मगर एक बात है, अभी मैं सब रुपए ना दे सकूंगी। अगर 200 रुपये फिर दे दूं तो कुछ हरज है? जालपा ने साहसपूर्वक कहा। कोई हरज नहीं, जी चाहे कुछ भी मत दो। रतन, नहीं, इस वक्त मेरे पास 400 रुपये हैं, मैं दिए जाती हूँ। मेरे पास रहेंगे तो किसी दूसरी जगह खर्च हो जाएंगे। मेरे हाथ में तो रुपए टिकते ही नहीं। करूँ क्या? जब तक खर्च ना हो जाए मुझे एक चिंता सी लगी रहती है, जैसे कोई सिर पर बोझ सवार हो। जालपा ने कंगन की डिबिया उसे देने के लिए निकाली तो उसका दिल मसोस उठा। उसकी कलाई पर यह कंगन देखकर रमा कितना खुश होता था। आज वह होता तो क्या यह चीज़ इस तरह जालपा के हाथ से निकल जाती? फिर कौन जाने कंगन पहनना उसे नसीब भी होगा या नहीं। उसने बहुत जब्त किया पर आंसू निकल ही आए। रतन उसके आंसू देखकर बोली, इस वक्त रहने दो बहन, फिर ले लूंगी, जल्दी ही क्या है। जालपा ने उसकी ओर बक्स को बढ़ाकर कहा, क्यों, क्या मेरे आंसू देखकर? तुम्हारी खातिर से दे रही हूँ। नहीं, यह मुझे प्राणों से भी प्रिय था। तुम्हारे पास इसे देखूंगी तो मुझे तस्कीन होती रहेगी। किसी दूसरे को मत देना, इतनी दया करना। रतन, किसी दूसरे को क्यों देने लगी? इससे तुम्हारी निशानी समझूंगी। आज बहुत दिन के बाद मेरे मन की अभिलाषा पूरी हुई है। केवल दुख इतना ही है कि बाबूजी अब नहीं हैं। मेरा मन कहता है कि वे जल्दी ही आएंगे। वे मारे शर्म के चले गए हैं और कोई बात नहीं। वकील साहब को भी यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। लोग कहते हैं वकीलों का हृदय कठोर होता है, मगर इनको तो मैं देखती हूँ, जरा भी किसी की विपत्ति सुनी और तड़प उठे। जालपा ने मुस्कुराकर कहा, बहन, एक बात पूछूं, बुरा तो ना मानोगी? वकील साहब से तुम्हारा दिल तो ना मिलता होगा। रतन का विनोद रंजित प्रसन्न मुख एक क्षण के लिए मलिन हो उठा, मानो किसी ने उसे उस चिर स्नेह की याद दिला दी हो जिसके नाम को वह बहुत पहले रो चुकी थी। बोली, मुझे तो कभी यह ख्याल भी नहीं आया बहन कि मैं युवती हूँ और वे बूढ़े। मेरे हृदय में जितना प्रेम, जितना अनुराग है, वह सब मैंने उनके ऊपर अर्पण कर दिया। अनुराग यौवन या रूप या धन से नहीं उत्पन्न होता। अनुराग अनुराग से उत्पन्न होता है। मेरे ही कारण वे इस अवस्था में इतना परिश्रम कर रहे हैं। और दूसरा है ही कौन? क्या यह छोटी बात है? कल कहीं चलोगी? कहो तो शाम को आ जाऊं। जालपा, जाऊंगी तो मैं कहीं नहीं, मगर तुम आना जरूर। 2 घड़ी दिल बहलेगा, कुछ अच्छा नहीं लगता। मन डाल डाल दौड़ता फिरता है। समझ में नहीं आता मुझसे इतना संकोच क्यों किया। यह भी मेरा ही दोष है। मुझ में ज़रूर उन्होंने कोई ऐसी बात देखी होगी जिसके कारण मुझसे पर्दा करना उन्हें ज़रूरी मालूम हुआ। मुझे यही दुख है कि मैं उनका सच्चा स्नेह ना पा सकी। जिससे प्रेम होता है उससे हम कोई भेद नहीं रखते। रतन उठकर चली तो जालपा ने देखा कंगन का बक्स मेज पर पड़ा हुआ है। बोली, इसे लेती जाओ बहन, यहाँ क्यों छोड़ जाती हो? रतन, ले जाऊंगी, अभी क्या जल्दी पड़ी है, अभी पूरे रुपए भी तो नहीं दिए। जालपा, नहीं नहीं नहीं, लेती जाओ, मैं ना मानूंगी। मगर रतन सीढ़ी से नीचे उतर गई। जालपा हाथ में कंगन लिए खड़ी रही। थोड़ी देर बाद जालपा ने संदूक से 500 रुपये निकाले और दयानाथ के पास जाकर बोली, यह रुपए लीजिए,
नारायण दास के पास भिजवा दीजिए, बाकी रुपए भी मैं जल्दी ही दे दूंगी। दयानाथ ने झेप कर कहा। रुपए कहाँ मिल गए? जालपा ने से निसंकोच होकर कहा। रतन के हाथ कंगन बेच दिया। दयानाथ उसका मुंह ताकने लगे। इससे आगे की कहानी जानने के लिए दोस्तों देखिए गबन का अगला भाग। धन्यवाद।